नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि मौजूदा एक्ट के प्रोविजन से समाज में विभाजन की संभावना है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इसलिए अदालत का इस मामले में इंटरवीन करना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि यूजीसी कानून की भाषा क्लियर नहीं है, इसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए सरकार को एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर इस पर फिर से विचार करना चाहिए। अब सरकार क्या करेगी? और जो छात्र सड़कों पर इसका उतरे हुए थे विरोध करने के लिए, उन्होंने कैसे जश्न मनाया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बीजेपी के नेताओं का रुख क्या है और विपक्ष के नेता इस मुद्दे को कैसे सियासी रंग देने में लगे हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस की सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा, इस एक्ट की किन किन धाराओं के मिसयूज होने की आशंका जाहिर की। यूजीसी एक्ट में बदलाव को लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सियासी बयानबाजी जारी थी। सुप्रीम कोर्ट की इस पर पूरी नजर थी। आज जैसे ही इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक्ट को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठाए। हालांकि आज इस एक्ट के सभी प्रोविजंस पर डिटेल में बहस नहीं हुई। कोर्ट ने पिटिशनर की आपत्तियों को सुना, अपना ऑब्जर्वेशन दिया और सरकार को सलाह दी कि कोर्ट में सबसे ज्यादा बात हुई यूजीसी एक्ट की धारा 3C और धारा 3E पर। धारा 3E पहले से एक्ट में है, 3C में कुछ प्रोविजंस जोड़े गए हैं। इन्हीं प्रावधानों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि इन्हीं में SC ST और OBC के खिलाफ भेदभाव का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात धारा 3E में पहले से शामिल थी तो फिर 3C लाने की क्या जरूरत थी? सवर्ण समाज के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एक्ट की धारा 3C में सामान्य वर्ग के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। धारा 3C संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। इस धारा के मुताबिक कानून पहले ही ये मान लेता है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव नहीं होता, बल्कि वो भेदभाव करता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस तर्क को सही माना। कोर्ट ने कहा अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि यूजीसी एक्ट की भाषा वेग है, अस्पष्ट है, इसमें संशोधन की जरूरत है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव होता है? अपर कास्ट के स्टूडेंट के साथ अगर जन्म स्थान, जेंडर या भाषा के आधार पर भेदभाव होता है तो वो किससे शिकायत करेगा? इस एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल में जिस देश ने आज़ाद को समावेशी, वर्गहीन बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या हम ऐसे फैसलों से प्रोग्रेसिव बनने के बजाय एक रिग्रेसिव सोसाइटी बन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट्स के बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। उम्मीद है हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। आज अदालत में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के बयान का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सवर्णों के बच्चों को इस कानून के तहत फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उनके पूर्वजों ने हजारों साल तक बहुजनों का शोषण किया। कोर्ट को JNU समेत देश की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सवर्ण समाज के खिलाफ लगने वाले नारे भी सुनाए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन छात्रों में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी जो पिछले एक हफ्ते से लगातार आंदोलन कर रहे थे। यूजीसी एक्ट पर रोक लगने के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक स्टूडेंट्स ने जश्न मनाया। कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं होली खेली गई, रंग और गुलाल उड़ाया गया और कहीं आतिशबाजी हुई। जहां जहां छात्र इस एक्ट के खिलाफ धरने पर बैठे थे, उन्होंने अपना मिशन खत्म करने का ऐलान किया।
वाराणसी में बीएचयू कैंपस में इस कानून के खिलाफ पिछले 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स ने क्लासेस का बॉयकॉट किया हुआ है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर स्टे लगाया तो छात्रों ने एक दूसरे को बधाई दी। कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत और समाज की एकता को मजबूत करने वाला बताया। भैया बहुत खुशी है भैया, जितना बढ़िया फैसला है उतनी अच्छी खुशी है। अभी पूरा फैसला आने तो पूरी खुशी आपको दिखाएंगे। यहाँ मिठाई डब्बे थोड़े कम है, और जब पूरा फैसला आएगा तो इतने मिठाई डब्बे आएंगे और पूरे लखनऊ में बटेंगे। अभी पूर्णता खुशी नहीं हुई है। ये हमारे लिए आज जश्न का दिन है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए उत्सव का दिन है। इसीलिए आप देखेंगे कि 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस से बंद कर दिए थे, परीक्षा पठन बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज़ सुनी। और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है। संघर्षों की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है, ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है, भारत के समानता की जीत है। ये किसी जाति या किसी समुदाय की जीत नहीं है, ये जीत उसकी है जो भारत को मतभेद ना करे। लेकिन पटना और दिल्ली से अलग तरह के रिएक्शन मिले। पटना में आंदोलन करने वाले छात्रों ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को सिर्फ स्टे किया है, कानून अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आंदोलन भी ख़त्म नहीं होगा। छात्रों ने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है, इस बार भी ये हो सकता है। इसलिए वो सरकार से अपील करेंगे कि यूजीसी एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उन्हें पार्लियामेंट के विंटर सेशन में वापस लिया जाए। कोर्ट के फैसले पे मैं उसका सम्मान करती हूँ, माननीय न्यायाधीशों का, न्यायपालिकों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ आखिर रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं लॉ बायस हो रही है। लॉ बायस हम SC/ST क्यों? हमारे पास SC/ST एक्ट भी तो है, तो हम SC/ST एक्ट को इग्नोर कर रहे हैं और UGC एक्ट क्यों? आखिर यंग जनरेशन के बच्चों पर, एजुकेशन पे ही हमला। कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनको लोकसभा में पलटा गया है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है, वो लोकसभा सत्र में ये वहाँ जो कानून पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको मान्यता सहित पास किया जाए। हम समर्थन में। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने से हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो अभी टेम्परेरी स्टे है, इसके बाद अगली सुनवाई होगी तब पता चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग चलो, लेकिन जो प्रोटेस्ट का रीजन है वो ये है कि सरकार का इंटेंट क्या है, यूजीसी का सोचना क्या है, यूजीसी रिफॉर्म क्यों नहीं ला रही, यूजीसी क्यों नहीं क्लियर कर रही कि भाई ये एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, क्यों लोगों को विवाद में, डिस्प्यूट में फंसा दिया है आपने। कितना ज्यादा हॉरिफिक ये बिल है। जो एक भेदभाव स्टूडेंट्स के दिमाग में जा चुका है यूजीसी कमीशन के द्वारा, उसका क्या होगा? हम सिर्फ इसको स्टे बैक से काम नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट में बदलाव को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की वेदना को समझा। कोई भी कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे समाज में और विषमता न फैले, लेकिन जो कानून समता के लिए बनाया गया उसमें बांटने की क्षमता नजर आई। अगर ऐसे कानून बने तो स्कूल और कॉलेज भी जातियों के आधार पर बनेंगे, स्टूडेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड में और ज़्यादा बटेंगे। ज़्यादातर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ली, इसका स्वागत किया। यूजीसी का नया कानून एक तरफा था, अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो कमेटी बनेगी वो इसकी गहराई में जाएगी तो और भी बातें सामने आएंगी। अब आपको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बता देता हूं। आज पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और इस सर्वे की सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। अगले साल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 6.8 से 7.2% के बीच रहने की संभावना है, जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में उनकी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। $4.18 ट्रिलियन जीडीपी के साथ भारत फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2.5-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।
इकोनॉमिक सर्वे की दूसरी बड़ी बात यह है कि जीडीपी में डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ा है, यानी अब भारत में लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 61.5% हो गई है, जो 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा है। और इसका मतलब है कि पिछले साल इनकम टैक्स में भारी छूट और जीएसटी में कटौती के बाद देश के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। महंगाई की दर कम रहने, नौकरी स्टेबल होने और कृषि क्षेत्र में तरक्की के कारण लोगों की जेब में और ज़्यादा पैसा आ गया। इसीलिए लोग अब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई काबू में है, देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, देश का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है और इसका असर यह हुआ कि दुनिया में अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक सर्वे को नए भारत की ताकत और तस्वीर का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में उथल पुथल मची है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तब भारत की बढ़ती ताकत डावाडोल दुनिया को स्थिर बना रही है। भारत और दुनिया का भरोसा बढ़ा है क्योंकि सरकार ने तेजी से रिफॉर्म करके, गरीबों की मदद करके देश की इकोनॉमी को मजबूत किया। लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज सरकार ने आर्थिक तरक्की की जो आंकड़े जारी किए हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ग्रोथ प्रोजेक्शन से बिल्कुल मैच करते हैं। आईएमएफ हर 3 महीने पर दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी विकास दर के प्रोजेक्शंस जारी करता है। 25 जनवरी को आईएमएफ ने जो फिगर्स जारी की हैं उनके मुताबिक भारत अगले 2 साल तक दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। भारत की विकास दर चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस और जापान जैसे तमाम देशों से कहीं ज़्यादा होगी। यानी भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका होगा। मजे की बात यह कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से टैरिफ लगाया। भारत पर तो उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन ट्रंप के तमाम दावों के उलट अमेरिका की इकोनॉमी गर्त में पहुंचती दिखाई दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने अमेरिका को बहुत ताकतवर बना दिया है। टैरिफ की वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर मिल रहे हैं, ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। लेकिन आज अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने ट्रंप के इन दावों की पोल खोल दी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन
जेरोम पाल ने कहा कि अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार खत्म हो रहे हैं और अमेरिकी जनता उधार के पैसों से बिल भर भर के परेशान है। जेरोम ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्ट रेट घटाने का प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की हालत को देखते हुए फेडरल रिजर्व ऐसा नहीं करेगा। रोजगार बहुत ज्यादा नहीं उपलब्ध हो रहे, हालांकि बेरोजगारी की दर स्थिर है, लेकिन महंगाई की दर अभी हमारे टारगेट से ऊंचे स्तर पर है। इसलिए फिलहाल हमने ये फैसला किया है कि हम ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेंगे। हम अपनी पिछली 3 बैठकों में पहले ही 0.75% ब्याज दर घटा चुके हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी मौजूदा पॉलिसी बेरोजगारी की दर को नीचे लाने और महंगाई की दर को 2% के आसपास रखने के हिसाब से ठीक है। आज के इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। इसमें इस बात का भी रोल है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। और मोटी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हाय तौबा मची है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तमाम बाधाओं के बावजूद ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। 2 दिन पहले भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला एक और बड़ा फैसला हुआ था। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का एग्रीमेंट गेम चेंजर है। ये डील भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका लेकर आई है। मोदी ने सभी एक्सपोर्टर्स को सलाह दी कि उन्हें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट करें, तभी इनके साथ भारत की इमेज दुनिया भर में अच्छी बन पाएगी। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा। इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। ये बात सही है, अगर यूरोप के मार्केट को कैप्चर करना है तो हमें क्वालिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है, इसकी चर्चा हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप को अपनी पार दिखा दी। ट्रंप के प्रेशर के बावजूद भारत अपनी बात पर टिका रहा, झुका नहीं।
और इसलिए भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब रहा। और शहबाज शरीफ सिर्फ ट्रंप की चापलूसी करते रह गए। पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं, अगर भारत ऐसी डील कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? इस सवाल का जवाब भी पाकिस्तान के लोग खुद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ हो तभी तो किसी से डील होगी। असल में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को लगता है कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की डील पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत और ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पूरी तरह तबाह हो जाएगी और इसका पूरा फ़ायदा भारत को मिलेगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अली मुस्तफ़ा ने बताया कि भारत और ईयू की डील का असर दिखने लगा है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल कंपनियां बंद होने लगी हैं, हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स भी मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ भारत और चीन की तरफ देख रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छी डील की है और ट्रंप से निपटने के लिए अमेरिका के सारे पुराने साथी देश अब लाइन लगाकर भारत और चीन के सामने खड़े हैं। जब फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट अब्दुल बासित जैसे देश के दुश्मन ये कहें कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से अच्छी डील की है, इसका मतलब है कि पीयूष गोयल और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। भारत की तरक्की से पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, पर यह निहायती बेवकूफ़ी का काम है। अब भारत बहुत आगे निकल चुका है। थोड़े दिन बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब भारत की तुलना दुनिया की महाशक्तियों से होती है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों का रुख भी अब बदल रहा है। अब तक ब्रिटेन हर मामले में अमेरिका के साथ खड़ा था, यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था, लेकिन अब ब्रिटेन का फोकस भी भारत और चीन पर है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने पिछले साल भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन की थी और अब स्टारमर चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। वो 8 साल के बाद चीन जाने वाले पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के प्राइम मिनिस्टर माइक कार्नी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों भी इसी महीने चीन के दौरे पर गए थे। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर भी चीन का दौरा कर चुके हैं। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए चीन ने रेड कार्पेट बिछाया। ब्रिटेन के नागरिकों को 30 दिन तक का वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की परमिशन दे दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्टारमर को सलाह दी कि वो अमेरिका के दबाव में आए बगैर अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति के रास्ते पर चलें। स्टारमर के इस दौरे में चीन और ब्रिटेन अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर सहमत हो गए हैं। स्टारमर ने कहा कि चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखना ब्रिटेन के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो कहते हैं कि राजनीति में 8 दिन का वक्त बहुत लंबा होता है, पर यहाँ तो 8 साल बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चीन की धरती पर कदम रखा है और चीन के साथ दोस्ती रखना हमारे अपने हित में है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप चीन के साथ हांगकांग को भी जोड़ लें तो चीन हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तमाम सेक्टर्स में हमारे लिए तरक्की के ढेर सारे अवसर हैं। हमारा जो डेलीगेशन यहाँ आया है वो इसी को दिखाता है। कारोबार जगत से, खेल की दुनिया से, कला और संस्कृति के क्षेत्र से हम ब्रिटेन के बेहतरीन लोगों के साथ यहाँ आए हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। हम यहाँ चीन के साथ एक व्यापक और स्थिर सामरिक साझेदारी के इरादे से आए हैं, जिसकी सख्त दरकार है और इसमें बहुत सारे अवसर भी हैं। जाहिर है कि ट्रंप की रोज रोज की आर्म टेस्टिंग से यूरोप के नेता तंग आ चुके हैं और अब वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश में लगे हैं। चीन को भी इन देशों की ज़रूरत है। उसका मुकाबला अमेरिका की इकोनॉमी से है। इस पूरे मामले में भारत बेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि भारत ने लगातार सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फैसले किए, न किसी के दबाव में आया, न किसी की जी हुजूरी की। अब भारत, चीन और यूरोप दोनों के साथ मिलकर नई व्यवस्था खड़ी करने की पोजीशन में है। अब बात उत्तर प्रदेश की।
आज यूपी से दो बड़ी खबरें आई। पहली ये कि यूपी में सभी सरकारी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी और दूसरी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को मेरठ में बसाएगी, उन्हें घर बनाने के लिए ज़मीन देगी। ये दोनों फैसले आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए। असल में बांग्लादेश में जुल्म से परेशान होकर 107 हिंदू परिवार कई साल पहले भारत आ गए थे। इस वक्त ये सभी परिवार मेरठ की मवाना तहसील में रहते हैं। इन लोगों ने मवाना के गोसाई नगर इलाके में झील की ज़मीन पर कच्चे घर बनाए हैं। अब तक तो ये लोग मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें सीए के तहत भारत की नागरिकता मिल गई है। इसलिए अब योगी सरकार इन 107 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को मेरठ में ही घर बनाने के लिए आधा एकड़ ज़मीन लीज पर देगी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। ये खास तौर से इन 49 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है। उक्त भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 साल के लिए पट्टे पर निष्पादित किया जाएगा, जिसे 30 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जाएगा। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को नागरिकता को तो काफ़ी पहले मिल गई थी, पर इनके न रहने का ठिकाना था न खाने का ठिकाना था। योगी ने दोनों का इंतजाम करके अपना वादा निभाया। योगी आदित्यनाथ ने आज स्कूलों के टीचर्स की मांग भी को भी पूरा कर दिया। यूपी में अब बेसिक और माध्यमिक स्कूल के टीचर्स और स्टाफ अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करवा पाएंगे। बड़ी बात है कि सरकारी टीचर्स के अलावा एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स के टीचर्स और कर्मचारियों को भी ये फैसिलिटी मिलेगी। टीचर्स के अलावा शिक्षा मित्र, सरकारी स्कूलों के कुक, कस्तूरबा गांधी स्कूलों के वार्डन्स को भी इसमें कवर किया गया है। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर करीब 400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए एक जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदों में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे इन सभी शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो इन प्राइवेट स्कूल्स में परिषद के अधीन स्व-वित्त पोषित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय इनमें शिक्षक हैं, उसके बाद में इन लोगों को इस कैशलेस जो सुविधा है उसका लाभ मुहैया कराया जाए। आज फैसला हुआ, स्कीम अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। रविदास मेहरोत्रा ने कहा यह फैसला छलावा है, ये योजना सिर्फ कागजों पर रहेगी। अगर लागू हो भी गई तो भी टीचर्स को मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में न डॉक्टर्स हैं न दवाएं। ये जो कह रहे हैं कैशलेस सुविधा मिलेगी टीचर्स को, ये केवल कागजों पर कार्रवाई होगी। हकीकत ज़मीन पर जो टीचर्स हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अगर टीचर्स को इसका सही लाभ देना है तो रीइंबर्समेंट करना चाहिए कि जो शिक्षक जितना भी अपने इलाज में खर्च करें उतना पैसा बाद में सरकार उनको दे, तब तो उनको लाभ हो सकता है। और कैशलेस सुविधा से जब अस्पताल में दवा नहीं होगी, वहाँ डॉक्टर नहीं होंगे, वहाँ जांच नहीं होगी, वहाँ इलाज नहीं होगा, तो उसको दवा कैसे मिलेगी? उसका कोई लाभ नहीं होगा। यूपी के टीचर्स की 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की डिमांड काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है।
पहले ट्रीटमेंट में शामिल करने के लिए टीचर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें फैसिलिटी मिलनी शुरू होगी। इसलिए ये पूरा प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो तो अच्छा है। लोगों के लिए ऐसी ही स्कीम पंजाब सरकार ने भी लागू की है। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। भगवंत मान की स्कीम की खासियत यह है कि इसका फ़ायदा पंजाब के हर परिवार को मिलेगा। परिवार में कितने भी मेंबर हों, सारे मेंबर इसमें कवर होंगे। गंभीर बीमारियों का इलाज, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर भी इसमें कवर किया गया है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी जैसी स्कीम अमेरिका और कनाडा में भी नहीं है। पंजाब ने पिछले दिनों 10 लाख रुपए पर फैमिली एक यूनिवर्सल, मैं कहूँगा, सेहत योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त करने का प्रावधान है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई इनकम बेस शर्त नहीं है कि आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए, या इसमें कोई नीला कार्ड या कोई पीला कार्ड या कोई ऐसे कार्ड बने हुए हैं, वो कोई शर्त नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल जो आधार कार्ड होना चाहिए। ये सेहत बीमा योजना जो 10 लाख का कार्ड हम बनाएंगे, उसमें मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, मेंबरों की गिनती की भी कोई संख्या नहीं, 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसी योजना मैंने, क्योंकि बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गुजराती पंजाबी हर जगह मिलते हैं, मैंने उनसे ही पूछा है, उनके यहाँ भी ऐसी योजना नहीं है। पंजाब में फ्री ट्रीटमेंट की स्कीम तो अच्छी है, इससे गरीब लोगों का भला होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई गड़बड़ ना हो, लोगों को 10 लाख का ट्रीटमेंट कराने में मुश्किल ना हो, स्कीम वाकई में कैशलेस और पेपरलेस हो, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए आज चंडीगढ़ से अच्छी खबर आई। चंडीगढ़ नगर निगम पर पूरी तरह बीजेपी का कब्जा हो गया। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद और एक सांसद समेत कुल 36 वोट थे। किसी भी पद पर जीत के लिए 19 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे, इसलिए दोनों के वोट बट गए। मेयर के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले और वो जीत गए। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने अलग अलग कैंडिडेट मैदान में उतारे, लेकिन वोटिंग से ऐन पहले कांग्रेस पार्षद सदन छोड़कर चले गए, इसलिए दोनों सीटों पर बीजेपी को आसानी से जीत मिल गई। बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर और सुमन शर्मा डिप्टी मेयर चुनी गई। ये कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती है, परफॉर्मेंस हमेशा पार्टी की होती है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की होती है। सिर्फ सौरभ जोशी नहीं है, ये सैकड़ों कार्यकर्ता आज चंडीगढ़ का महापौर बना है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो आज महापौर पद और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद में बना। प्राथमिकता एक ही रहेगी कि चंडीगढ़ की जनता की हम सेवा करेंगे, सेवा वो भी समर्पित भाव से। बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने फिर से बीजेपी का साथ दिया और इसका बदला चंडीगढ़ के लोग लेंगे। चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ षड्यंत्र ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਾ ਵੀ हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इस तो पहला पूरे देश में इस तरीके के बहुत सारे मॉडल वेखे ने। महाराष्ट्र की अंबरनाथ कारपोरेशन भी खुले तौर पर
ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट कर रही है। यह चीज भी चंडीगढ़ वालियां दे सामने है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस कब तक कुर्बानी देगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा बनाने का ठेका थोड़े ले रखा है। वो गोवा में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो केरला में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो चुनाव लड़ने जो है मुंबई में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह चुनाव लड़ने आप वाले पहुंच जाते हैं। तब उनको कांग्रेस का ख्याल नहीं आता। इंडिया अलायंस से पीछे कौन हटे? केजरीवाल साहब हटे, हम तो नहीं हटे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद ऐलान किया कि मैं अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हम। तो ये कन्वीनियंस की लड़ाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये 1 किलोमीटर दूर पर मोहाली है, वहां 1 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस और आपने आमने सामने लड़ना है। यहाँ एक किलोमीटर पे जो है पंचकुला है, वहां भी चुनाव होना है, वहां भी आप चाहे उनकी प्रेजेंस है चाहे नहीं खड़े कर देते हैं। हिमाचल में खड़े कर दिए, हरियाणा में खड़े कर दिए। हर बार हम ही क्यों कुर्बानी करें? हर बार हम उनको ताकत देने का काम क्यों करें? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा करने का ठेका थोड़ी लिया है। आपको याद होगा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में एक बार बीजेपी की बहुत किरकिरी हो चुकी है। अब पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने दम पर बीजेपी को हरा नहीं सकती और अब आम आदमी पार्टी उसे साथ लेना नहीं चाहती। इसीलिए चंडीगढ़ में बीजेपी ने आराम से तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार जिता लिए। अब बात पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि सरकार किसी भी हाल में 31 मार्च तक बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दे। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज क्लियर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बॉर्डर पर फेंसिंग की जमीन हर हालत में बीएसएफ को मिलनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार जिस जमीन का मुआवजा दे चुकी है, अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसके बाद भी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर नहीं की गई है, ये ठीक नहीं है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए ममता सरकार 31 मार्च से पहले जमीन बीएसएफ को हैंडओवर करे। कोर्ट ने कहा कि राजनीति, चुनाव या किसी के अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने पहुंच गई। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार अभी भी बीएसएफ को जमीन देगी, इस पर उन्हें डाउट है क्योंकि ममता को देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने वोट बैंक की फिक्र है। हाईकोर्ट की तरफ से और एक तमाचा है पश्चिम बंगाल सरकार की गाल पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था लगातार, और इसलिए हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कड़ाई से पश्चिम बंगाल सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको लैंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज रिलेटेड, तो मैं पार्टी की तरफ से और एज ए पश्चिम बंगाल की आम नागरिक की तरफ से मैं स्वागत करता हूं कोर्ट की इस वर्डिक्ट का। और ममता बनर्जी की सरकार इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से लैंड दे देगा, क्योंकि उनके जो मालिक है, जो उस पार बैठे हुए हैं, उनके निर्देश के बिना ये काम नहीं करते। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी वोट के चक्कर में देश की सुरक्षा को भी राजनीति का मुद्दा बना रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर कोर्ट को दखल देना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने पड़ती। इसमें सीधे तौर पर यही दर्शाते हैं कि हमारे देश में जब संघीय ढांचा की हम बात करते हैं तब भी केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क में कहीं तनाव है, कहीं अविश्वास है, और साथ साथ मदद भी नहीं किए जाते हैं।
फिर भी मैं सबको कहते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कि देश की सुरक्षा सर्वप्रथम होते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के साथ हम कभी ना छेड़खानी करें, कभी ना तू मैं करें, और इस तरह की हाईकोर्ट की हस्तक्षेप करने की जरूरत ना पड़े। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता बैकफुट पर हैं। कुणाल घोष ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन बीएसएफ को पहले जो जमीन दी जा चुकी है उस पर भी अभी तक फेंसिंग नहीं हुई। इस पर बीजेपी चुप क्यों है? जो जमीन ऑलरेडी उनके हाथ है, पूरा फेंसिंग तो अभी हुआ नहीं। और एक बात है, जहां फेंसिंग है, जहां बीएसएफ का फेंसिंग है, वहां से क्यों वो बॉर्डर के ऊपर से इधर लोग आ रहा है? वो तो स्टेट पुलिस का बात नहीं, वो तो बीएसएफ का बात है। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है। बीएसएफ का वन पार्ट जब वो वार्ड का जंगलरी हो रहा है, ये पॉलिटिकल रीजन में। लेकिन बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक्सपोज कर दिया है। इससे साबित होगा कि ममता के राज में देश के बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत उचित, उपयुक्त और सराहनीय निर्देश है, वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने वाला एक बहुत साफ स्पष्ट संकेत है। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि इंडी गठबंधन और उसके तमाम दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, ये निरंतर होती हुई पराजय के कारण और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार अपनी अवश्यंभावी पराजय के कारण कुंठाग्रस्त है, वोट की लालच में घुसपैठिया परस्त है और उनके शासन में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। उम्मीद तो है कि बीएसएफ इशू अब सुलझ जाएगा, बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी। लेकिन अब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक और विवाद खड़ा होगा, और वो भी इलेक्शन कमीशन के कारण। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के 25 अफसरों को 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है। इनमें ममता के फेवरेट होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के सेक्रेटरी पीबी सलीम और हावड़ा और आसनसोल के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। इन 15 आईएएस और 10 आईपीएस की ड्यूटी असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगाई जाएगी। जाहिर है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव से पहले इन अफसरों को रिलीज करने के लिए राजी नहीं होंगी। वो इसे राज्य के काम में बीजेपी के इशारे पर किया गया इंटरफेरेंस बताएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने स्टेट गवर्नमेंट से उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी थी जिन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जा सकता है। इस मामले में लिखे गए 3 लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर दिया। अब तक का इतिहास देखें तो ममता ऐसे हर इशू पर टकराई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, और लगता है इस बार भी यही होगा। बाराबंकी में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमित शाह, नितिन गडकरी, नितिन नवीन, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे समेत सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। अजित पवार का निधन शरद पवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन इस उम्र में भी शरद पवार पूरे धैर्य के साथ परिवार को दिलासा देते हुए दिखाई दिए। आज सुबह जब अजित पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान मैदान ले जाया गया, हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। लोगों ने अजित दादा अमर रहे के नारे लगाए, उन्हें अंतिम विदाई दी। अजित पवार तो चले गए, पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें बजट पेश करना था। अब तक 9 बार वो
बजट पेश कर चुके थे। अब ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे? अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, क्या ये पोजीशन उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार को दी जाएगी? अजित दादा को बारामती से बहुत प्यार था, वो यहाँ से एमएलए थे, क्या सुनेत्रा राज्यसभा छोड़कर बारामती से चुनाव लड़ेंगी? पिछले दिनों अजित दादा और चाचा शरद पवार की नजदीकियां दिखाई दी थी। पिंपरी चिंचवाड़ में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। क्या अब दोनों की एनसीपी का मर्जर हो जाएगा? एनसीपी के सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस केस का अब क्या होगा? क्या शरद पवार केस वापस ले लेंगे? क्या एनसीपी के नेता, सिंबल और नाम एक बार फिर शरद पवार के पास आ जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब के संकेत तो मिले हैं, पर पूरे और पक्के जवाब थोड़े दिन बाद मिलेंगे। अब मैं आपको जम्मू के पटनी टॉप से आई नेक काम की तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जंगलों में रहने वाले बेजुबान जानवरों की मुश्किलात पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। आज सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगे NHAI के अफसरों ने बर्फ के बीच फंसे बंदरों को देखा, उनकी हालत देखी और फिर उन्हें रेस्क्यू किया। जम्मू के पटनी टॉप के पास बंदरों का एक बड़ा झुंड बर्फ से ढके जंगल में फंसा हुआ था। क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, इसलिए बंदरों को कई दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया था। वो भूखे थे और कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर संकल्प सिंह की नजर इन बंदरों पर पड़ी। संकल्प ने सबसे पहले उनके लिए खाने का इंतजाम किया, फल मंगवाए और इसके बाद बंदरों को बर्फ से बाहर आने का इशारा किया। बंदर भी समझदार थे, पूरे डिसिप्लिन के साथ सड़क पर आए, लाइन लगाकर रोड क्रॉस किया और फिर फल खाने लगे। इसके बाद प्रशासन ने आर्मी की मदद से सभी बंदरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, प्रिया जल्दी। अरे मोहिनी क्यों रुक गई, जल्दी कर। चलो चलो, आने दो रानी को पहले, रानी को पहले आने दो। अरे बच्चे को साथ में ले जाओ। चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, धीरे 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 बढ़ते रहो आगे। चलो 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 चलो, जान में लगना, डबलिंग मत करो, डबलिंग मत करो। बर्फ में फंसे बंदरों का दर्द समझने वाले, उनको सर्दी से बचाने वाले, खाना देने वाले इंजीनियर संकल्प के जज्बे को प्रणाम। उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।